हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर में सबसे पहले हम करते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करने देता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो जाती है, या फिर हम बोलेंगे जो अपने अंदर लार्ज मूवमेंट ऑफ चार्ज जो है वो होने देता है। मूवमेंट ऑफ चार्ज जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, जब हम बैटरी लगाते हैं, तो उसके अंदर से चार्ज क्या करते हैं? फ़्लो करते हैं। इंसुलेटर जो अलाउ नहीं करता फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चार्जेस, जो अपने अंदर से चार्जेस को क्या नहीं होने देता? फ्लो नहीं होने देता। ठीक है, एग्जाम्पल डायमंड और ग्लास। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, ये जरा नया शब्द है हमारे लिए। डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, आपका ये होता तो इंसुलेटर है, लेकिन जब आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसे बोलते हैं कि पोलराइजेशन हो गई। ठीक है, पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये होते हैं हमारे डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, और फ्री और बाउंड चार्जेस क्या होते हैं? फ्री और बाउंड चार्जेस होते हैं, मान लो ये न्यूक्लियस है एटम का और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये तो न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल अट्रैक्टेड रहेंगे। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये बाहर निकल के मूवमेंट करते हैं, तो ये वाले हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो इसके साथ चिपके रहते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसके अंदर कौन चार्ज कैरियर होता है? आयंस होते हैं। पॉजिटिव, जैसे NaCl है, Na में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट में आयंस जो होते हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अगर हम कंडक्टर को बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक कंडक्टर लिया है और ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब होता है पॉजिटिव से नेगेटिव जो लाइंस जा रही हैं वो क्या जा रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाते हैं? एक प्लेट पे पॉजिटिव और एक प्लेट पे नेगेटिव, जैसे सेल में लगाते हैं। और इसके अंदर मैंने एक कंडक्टर रख दिया। कंडक्टर रखने के बाद पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया और नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया। देखो जो बाहर वाली फील्ड है वो है E0, बाहर वाली फील्ड को हमने E0 बोल दिया, और अंदर ये एक उल्टी फील्ड बनेगी जिसने हमने EP बोल दिया। EP बोल दिया और ये हमने क्या बोल दिया? E0 बोल दिया। ये EP तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि ये E0 के बराबर नहीं हो जाती, इक्वल और ऑपोजिट नहीं हो जाती। अब यहाँ पर इक्वल और ऑपोजिट का मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर से ऐसे लगाई है, एक पोलराइजेशन की वजह से उल्टी पैदा हो रही है, और जहाँ पर ये उल्टी पैदा हो रही है जिस पोर्शन के अंदर इनसाइड द कंडक्टर, वहाँ पर एक ने दूसरे को काट दिया, क्योंकि ये जो बन रही है उल्टी वो जब तक बढ़ती रहेगी जब तक ये क्या नहीं हो जाते? बराबर नहीं हो जाते। बराबर, इक्वल और ऑपोजिट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी? ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ कंडक्टर बिहेव्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हम इसको एक बारी पढ़ लेते हैं। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। When a conductor is placed in external electric field, its free electrons begin to move in opposite direction, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ of E external. Negative charge are induced on the left side and positive on the right hand. The process continue till induced EMF is equal to external. जब induced external के बराबर हो जाएगी तो अंदर नेट फील्ड जो will be equal to ज़ीरो। तो ये हमारा पहला था। दूसरा क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा कंडक्टर के नॉर्मल होती है। देखो अगर ये हमारा कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगी। क्यों नॉर्मल होगी? क्या होगा जब टेढ़ी होगी, इंक्लाइंड होगी थीटा एंगल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी, E cos थीटा और E sin थीटा। तो ये जो E cos थीटा है क्या कर रहा है? चार्जिस को चलाएगा आगे की तरफ, और चार्जिस तो इस रेस्ट पे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बना देंगे जो कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो इसीलिए E जो है हमेशा क्या होता है? नॉर्मल होता है कंडक्टर के। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि E हमेशा नॉर्मल क्यों होता है कंडक्टर के। अगर नॉर्मल रही होगा तो देयर विल बी टू कंपोनेंट्स। E cos थीटा क्या करेगा? चार्जेस को चलाने की कोशिश करेगा, और चार्जेस चल नहीं रहे हैं, करंट नहीं बन रहा है। तो थर्ड है इसके अंदर, हमने अभी पढ़ा था, देखिए अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है इनसाइड द कंडक्टर
तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट भी 0 होगा और Q भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये हमने अभी अभी पढ़ा था कि चार्ज जो है इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, 0 होता है। अब ये हम फॉर्मूला पढ़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। आप देखिए, अगर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, तो 0 है अगर, तो माइनस डी वी बाई डी आर भी 0 होगा, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ V 0 होगा। किस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का। तो इनसाइड पोटेंशियल 0 नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब कि चेंज नहीं होता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, यहाँ पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी आप पढ़ के आए हैं, हमने सिग्मा Q बाय A, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बना लेते हैं यहाँ पर, और वहाँ पर हम गॉस थ्योरम लगाते हैं। E ds cos 0 इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ds की देखो, ये हमने ये काटा हुआ है उसमें से, तो ds की डायरेक्शन ऊपर, E की भी डायरेक्शन ऊपर, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। Q का देखो सिग्मा होता है Q बाय एरिया, ठीक है, Q बाय S कह लो, Q बाय डी एस कह लो। Q किसके इक्वल हो गया, सिग्मा डी एस के, डी क्यू। तो यहाँ पर सिग्मा डी एस लिखा, डी एस से डी एस कैंसिल, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको इससे पता लगता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हमने पहले कर लिया था। अगर E 0 है तो V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगला जो है हमारा, ये जो थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या है, ये आपने कंडक्टर लिया, कंडक्टर पे आपने ये खोखला, ये कैविटी निकाल दी, खोखला कर दिया, यहाँ पर कैविटी निकाल दी। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो चार्ज 0 होगा और V क्या रहेगा, कांस्टेंट। कैविटी में भी यही होगा और इनसाइड द कंडक्टर भी यही होगा। अब है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब शील्डिंग क्या होती है, यही शील्डिंग होती है कि आपने कंडक्टर लिया और आपने उस कंडक्टर पे चार्ज डाल दिया। आपको पता है कि चार्ज कहाँ पर रिसाइड करेगा, ऑन दी सरफेस। इनसाइड जो चार्ज है वो क्या होता है, 0। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहाँ कहाँ काम आती है, इट इज़ सेफ टू सिट इन अ कार रादर देन नियर अ ट्री और एन ओपन ग्राउंड। आपको पता है अगर बिजली कड़क रही हो, बाहर पर लाइटनिंग हो रही हो, तो क्या होता है, आप कार में बैठे होते हैं, कार में आप सेफ होते हैं क्योंकि कार एक होलो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। जितना भी चार्ज होगा वो कहाँ पर रिसाइड करेगा, सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर आपको किसी सेंसिटिव इक्विपमेंट को बचाना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ख़राब कर देती है, तो आप इस तरह से शील्डिंग करके कंडक्टर के अंदर उसको रख सकते हैं। अब मान लो कोई कोएक्सियल केबल्स हैं और जो आपके सिग्नल्स हैं ये कोएक्सियल केबल्स होती हैं, एक के अंदर एक जो आपकी तारें होती हैं उसको हम कोएक्सियल केबल कहते हैं। तो ये कोएक्सियल केबल है और इसके अंदर से सिग्नल जा रहे हैं, सेंटर वाली के अंदर से सिग्नल जा रहे हैं। तो अगर आपको इसको शील्ड करना है बाहर से, तो हम इसके आसपास क्या लगा देते हैं, एक होलो कंडक्टर लगा देते हैं जिससे ये शील्ड हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल में इसका यूज़ है। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, पहले तो सबसे पहले कैपेसिटर होता क्या है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। अगर मैंने किसी कंडक्टर के ऊपर, होलो कंडक्टर के ऊपर या किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्टोर कराना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कैपेसिटर की। कैपेसिटर, एक होलो कंडक्टर भी किसकी तरह काम करता है, कैपेसिटर की तरह, क्योंकि आप इसको चार्ज देंगे, चार्ज ये अपने ऊपर रखता जाएगा। तो ये भी एक क्या है, कैपेसिटर है। आपको पता है जितना आप किसी को चार्ज देते रहेंगे उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट लगाएंगे C, तो Q इज़ इक्वल टू क्या हो गया, CV हो गया, और C किसके इक्वल हो गया, Q बाई V। अब आपको यह ध्यान रखना है कि C एक कांस्टेंट है, तो आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं, अगर एक मैन्युफैक्चरर ने कैपेसिटर बना दिया तो उसके लिए C कांस्टेंट हो गया, तो आप इसमें C को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम Q बढ़ाते हैं तो क्या होगा, Q बढ़ाएंगे तो साथ साथ में V भी बढ़ जाएगा। मान लो पहले दोनों 2 थे और C की वैल्यू आ रही थी 1, ठीक है। जब आपने Q को 3 किया तो V भी क्या हो गया, 3 हो गया, C की वैल्यू फिर से आ गई 1। तो ना तो Q बढ़ाने से C बढ़ता है, ना V बढ़ाने से C बढ़ता है। तो C इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, Q और V से इंडिपेंडेंट है। तो C डिपेंड किस पे करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की शेप पर और साइज पर।
ठीक है, उसके आसपास सराउंडिंग में कौन सा मीडियम, मतलब कि परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, और प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन नेबरहुड, कि अदर कंडक्टर है नेबरहुड में कि नहीं है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होते हैं, फैरेड होते हैं। तो 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। चार्ज के क्या होते हैं, कूलम, और वोल्टेज के क्या होते हैं, वोल्ट। तो 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। इसका डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं, आप इसके डायमेंशन करेंगे। देखो C किसके इक्वल होता है, C है Q बाई वी के, और चार्ज किसके इक्वल है, करंट इनटू टाइम। करंट है A, टाइम है T, डायमेंशन कर रहे हैं। वोल्टेज किसके इक्वल होती है, वोल्टेज होती है, देखो यहाँ से लेंगे, वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल किसका होगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो वर्क डन के डायमेंशन क्या होता है, ml² T-2 अपॉन चार्ज के क्या होते हैं, A इंटू टी। ये ऊपर चला गया, A² T² ml² T-2। ठीक है, तो अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा m-1, इसको ऊपर लेके जाएंगे L-2 A2 T की 4। ये हमारे डायमेंशन किसके आगे, कैपेसिटर के आगे।